हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है एग्जीक्यूटिव ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ग्रोवेल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड। अब इस केस में क्या हुआ, समरी प्रोसीजर सीपीसी के ऑर्डर 37 में जो दिया गया है उसका ये केस है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अब इस केस में क्या हुआ कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में एक कमर्शियल रिलेशनशिप है। ठीक है, और काफी लंबा पुराना कमर्शियल रिलेशनशिप था। इवेंचुअली इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, और प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से 2.25 करोड़ रुपए की डिमांड की विद 24% इंटरेस्ट, एंड दैट फाइनल अमाउंट दैट वाज बीइंग क्लेम्ड वाज 2.38 करोड़, हेफ्टी अमाउंट। खैर, प्लेंटिफ ने समरी सूट फाइल किया अंडर ऑर्डर 37। एक ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होता है। अब फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या होता है पहले मैं समझा दूं। समरी सूट एक ऐसा फास्ट ट्रैक सिविल केस है जहां पे पेमेंट क्लियरली ड्यू है, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पैसा देना है, और इस बात में कोई सस्पिशन, डिस्प्यूट, दो राय नहीं है। इट इज वेरी क्लियर दैट वन पर्सन ओज मनी टू अनदर। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, उससे कहो कि पैसा दे दो और लड़ाई खत्म। इससे ज्यादा इसमें किसी चीज की गुंजाइश नहीं, जरूरत नहीं, और अगर इसको खींचा गया तो ये अननेसेसरीली खींच जाएगा। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को समरीली रिजॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं जल्दी से। बिल्स, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिटन प्रॉमिसरी नोट्स, इन सब के बेसिस पे अगर एक क्लियर डेट नजर आता है तो उसे समरीली उसको खत्म कर दिया जाता है। ऑर्डर 37 में प्रोसीजर दिया हुआ है। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज वी वांट टू resolve this dispute as soon as possible, which is the entire object of order 37, डिफेंडेंट को डिफेंड करने का राइट नहीं मिलता ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे कि ऑर्डिनरी एक सूट में, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, डिफेंडेंट को अपने आप को डिफेंड करने का राइट मिलता है, लेकिन यहाँ समरी सूट में ऑर्डर 37 में ऑटोमेटिकली उसे राइट नहीं मिलता, बिकॉज like I said, there is no dispute. You clearly have to give that person money. Just give it. End the dispute. There is nothing that disputes it. अब इस प्रोसीजर लाइक आई सेड, तो अगर लेकिन डिफेंडेंट फिर भी चाहता है या उसके पास कोई जस्टिफाइड ग्राउंड है कि नहीं ये पैसा ज्यादा मांगा जा रहा है, मैं कम दूंगा, या फिर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मतलब ही हैज अ वैलिड ग्राउंड टू reject or deny this payment, then he can obtain the relief of court, जहां पे वो कोर्ट से लीव टू डिफेंड प्रोक्योर कर सकता है एप्लीकेशन को फाइल करके कि मैं इस चीज को डिनाई कर रहा हूं, पेमेंट को या फिर इस अमाउंट के पेमेंट को, और आप मुझे समझाने का अवसर दें कि मैं क्यों आखिर डिनाई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये परमिशन जो है वो कोर्ट से लेनी पड़ती है। अच्छा, अब इस केस में यही होना चाहिए था। दिस इज व्हाट शुड हैव हैपेंड इन दिस केस। समरी सूट फाइल हुआ, कोर्ट ने समन भेजे डिफेंडेंट को कि हाँ भाई 10 दिन के अंदर अंदर आ जाओ। 10 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट आ जाता है, अपीयरेंस फाइल कर देता है। थर्ड स्टेप, प्लेंटिफ फिर समन भेजता है जजमेंट को कह के कि भाई या तो पे करो या फिर बताओ कि क्यों नहीं पे करना चाहिए। शो कॉज एज टू व्हाई यू शुडंट पे। ये एक सेट प्रोसीजर है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, पहले अपीयरेंस के लिए समन जाता है, फिर वो अपीयरेंस फाइल होता है, फिर शो कॉज नोटिस जाता है कि या तो पे कर दीजिए या फिर बताइए कि आप क्यों नहीं पे करना चाहते हैं। अगर वो कहता है कि हाँ मैं नहीं पे करूंगा और मैं बता सकता हूं कि मैं क्यों नहीं पे करूंगा, तो उसे 10 दिन के अंदर अंदर एक लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई करना होगा। ही नीड्स टू शो थ्रू अ जेन्युइन एफिडेविट व्हाई ही शुडंट हैव टू पे, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे लीव टू डिफेंड दे दिया जाता है, और उसके बाद फिर जो डिफेंडेंट है वो एक डिटेल्ड रिटन रिप्लाई फाइल कर सकता है, और फिर सूट वैसे ही आम तौर पे जैसे चलते हैं वैसे चलता है, एंडलेस आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट नॉट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फोर्थ स्टेप है जहां पे उसे लीव टू डिफेंड के लिए फाइल करना चाहिए था, वो उसने नहीं किया डिफेंडेंट ने।
he missed this fourth step जहां पे उसको show cause notice उस पे serve कर दिया गया. He was supposed to show cause and to procure leave to defend. He did not do that. Instead what he did was कि उसने एक regular reply file किया जैसे कि एक civil suit में किया जाता है, और वर्स इस reply को allow भी कर दिया गया. और हाई कोर्ट में उसे कहा गया कि हाँ ठीक है, आप अपने रिप्लाई को फाइल कर दीजिए और फिर प्लेंटिफ जो है वो रीजॉइंडर के लिए फाइल कर देंगे. अभी एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल ब्लंडर है. ऑर्डर 37 में सूट को किसी वजह से फाइल किया गया है. इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर, राइट. देयर इज अ चांस वेयर यू कैन डिस्पोज ऑफ दिस सूट वेरी क्विकली. इट इज अ वेरी क्विक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ सच नेचर. अगर आप उसे नॉर्मल सिविल सूट की तरह ही लेना चाहते थे तो फिर नॉर्मल फाइलिंग के थ्रू जाते, नॉर्मल ऑर्डर्स के थ्रू जाते, नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू जाते. आपने कितना स्ट्रिक्ट, मतलब इतना स्ट्रिक्ट पॉइंट बाय पॉइंट प्रोसीजर क्यों चुना? सो दैट इज वेयर एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. ठीक है, अगर लीव नहीं है तो डिफेंस भी नहीं दिया जाएगा. पहला, अगर आप डिफेंडेंट को रिप्लाई फाइल करने के लिए कह देते हो इवन व्हेन ही डज नॉट रियली हैव द परमिशन टू डिफेंड, तो ये पूरा जो स्पीडी सिस्टम है ऑर्डर 37 का वो कोलैप्स कर जाता है. वो एक नॉर्मल सूट में बन जाता, कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे पार्टीज आर्ग्यू एंडलेसली एग्जैक्टली व्हाट द समरी सूट सीक्स टू अवॉइड. दैट इज व्हाई इट हैज बीन क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे, वहां पे आ जाते हैं. कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर एक रिप्लाई या डिफेंस अलाउ कर दिया जाता है टू कम ऑन रिकॉर्ड इन अ समरी सूट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, तो डिस्टिंक्शन क्या रह जाएगा एक समरी सूट में, एक नॉर्मल सूट में. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये प्रोसीजरल डेविएशन जो कि हाई कोर्ट ने कमिट किया है, ये गोज टू द रूट ऑफ द मैटर ऑफ एंड द इम्प्यूग्ड ऑर्डर कैन नॉट बी सस्टेन्ड. बिल्कुल नहीं सस्टेन किया जा सकता. कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि ऑर्डर 37 जो है उसके हिसाब से डिपेंडेंट को लीव टू डिफेंड के लिए फाइल करना ही था. इट वाज नॉट एन ऑप्शन दैट ही कुड एक्सरसाइज, इट वाज अ मैंडेट दैट ही हैड टू एक्सरसाइज, दैट ही हैड टू फॉलो बाय फाइलिंग एन एफिडेविट डिस्क्लोजिंग अ जेन्युइन एंड सब्सटैंशियल डिफेंस. कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट लीव टू डिफेंड शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड. लीव टू डिफेंड नहीं रिफ्यूज की जाती जब तक कि डिफेंस कोर्ट को फ्रिवलस या वेक्सेशियस नजर आता है. And if the defendant owing part of the amount, that amount must be deposited in the court to obtain leave to defend. और leave to defend के लिए भी कोर्ट वो डिफेंडेंट को उस अमाउंट को पहले सबमिट करना पड़ता है. इन केस कोर्ट डिनाइज दैट लीव, वो अमाउंट दे दिया जाता है प्लेंटिफ को. और अगर नहीं भी अलाउ करता है तो उस अमाउंट को सेफ कीपिंग के लिए रख लिया जाता है, और अगर प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट आ जाए तो उसे दे दिया जाता है, नहीं आता तो डिफेंडेंट को रिटर्न कर दिया जाता है. दैट्स हाउ दिस this process moves. Court noted that if the defendant does not apply for leave or the application is refused, plaintiff is entitled to immediate judgment, which is the main premise of this entire order. Court ने acknowledge किया that court has discretion to condone any delay in applying for leave to defend if the defendant shows sufficient cause. अगर leave to defend जो कि 10 दिनों के अंदर करनी है फाइल, अगर वो भी 10 दिनों के अंदर नहीं फाइल की गई है, ज्यादा टाइम ले लिया गया है, सफिशिएंट कॉज है उस टाइम का, तो कोर्ट उसको भी अलाउ कर देगा. मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल प्रोसीजर होने के बाद भी नेचुरल जस्टिस पे ही ये ऑर्डर फॉर्म हुआ है. तो इट इज नॉट दैट वी आर डिनाइंग a benefit of doubt or we are rejecting or anything, we are doing anything negative to the accused in this situation. हम जो कर रहे हैं वो नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल पर ही कर रहे हैं. Court clarified that setting aside the impugned order shall not foreclose the options available to the defendant in the judgment summons already issued and the observation shall not prejudice either party. मतलब आप जाइए लेकिन 37 के रास्ते से जाइए, जस्ट बिकॉज आपके इस ऑर्डर को डिनाई कर दिया गया है जिसपे प्लेंटिफ से कहा गया कि रिजॉइंडर करिए और ठीक है आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए. प्लेंटिफ से ही शिकायत करी, भाई ये तो नॉर्मल सिविल सूट की तरह ले रहे हो, अब तो हमने तो समरी फाइल किया था, ठीक है, तो उसको डिनाई कर दिया गया. कहा गया कि जिस तरह से इसे जाना चाहिए उसी तरह से जाना चाहिए. मतलब इट शुड मूव इन द मैनर इट वाज सपोज्ड टू मूव. सीक्वेंस क्या है, मैं सीक्वेंस बता चुकी. अपॉन फाइलिंग समरी सूट,
plaintiff must serve the defendant with the plaint and annexure together with summons. Defendant has 10 days to enter an appearance either in person or through pleader. On the same day of entering appearance, defendant must notify the plaintiff or its pleader of its appearance. Plaintiff फिर समन सर्व करता है for judgment on defendant in the court prescribed format, supported by an affidavit verifying the cause of action, the amount claimed and the belief that defendant has no defense. इस belief पे ये process run करता है कि तुम्हें मुझे पैसा देना है और इस चीज में कोई शक नहीं है. Thereafter defendant के पास 10 दिन है to apply for leave to defend by filing an affidavit disclosing a genuine and substantial defense. Court may grant leave to defend unconditionally or on any terms as may appear to be just. इस लीव को रिफ्यूज भी किया जा सकता है अनलेस डिफेंस इज रिफ्यूज नहीं किया जा सकता अनलेस डिफेंस फ्रिवोलस है या वेक्टेशियस है. अगर डिफेंडेंट एक पार्ट अमाउंट को एडमिट कर लेता है क्या इतना पैसा मैं मानता हूं मुझे देना है, उतने अमाउंट को फिर कोर्ट में डिपॉजिट करना होगा लीव टू डिफेंड को ऑब्टेन करने के लिए. अगर डिफेंडेंट लीव के लिए नहीं अप्लाई करता है तो प्लेंटिफ को इमीडिएट जजमेंट का अधिकार है. ये है Order 37. Very important order and very important for you to understand it. इस केस से ये कुछ उन चुनिंदा केस में से है जो पूरे ही ऑर्डर को समझा देते हैं या पूरे एक प्रोविजन को एक्सप्लेन कर देते हैं. मतलब although courts are quite comprehensive in what they are explaining, but वो कई बार multiple rules, multiple orders, एक direct application. This is one of those very nice, straightforward judgments which are seeking to explain the entire order. ठीक है, तो आप इसे जरूर अपने नोट्स में लिख लीजिए और ऑर्डर 37 पे आंसर बनता है, क्वेश्चन बनता है, इसे ऐड जरूर कीजिए. ठीक है, अगले केस पे चलते हैं. विनिश्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. आर्टिकल 14 एंड 19 पर है ये केस. अब इस केस का बैकग्राउंड क्या है. एपेलेंट है विनिश्मा टेक्नोलॉजीज जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये कर्नाटका, बिहार, गुजरात, दिल्ली जैसी स्टेट्स में स्पोर्ट्स किट सप्लाई करती है इनके रेस्पेक्टिव अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को. रिस्पोंडेंट्स हैं छत्तीसगढ़ का स्टेट एंड समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़. अब हुआ क्या कि 21 जुलाई 2025 में एक टेंडर निकला छत्तीसगढ़ स्टेट से जिसका पर्पस था कि गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस 33 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पोर्ट्स किट्स सप्लाई की जाएंगी और उसका टोटल अमाउंट था लगभग 40 करोड़. अब मॉडल मोड वाज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. अब जो टेंडर था उसमें कंडीशन था, एक क्लॉज था, कंडीशन नंबर 4 which was the main dispute in this entire case, which is a past performance restriction. टेंडर में ये बात लिखी गई कि वही बिडर्स जिन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट को ऑलरेडी पिछले 3 सालों में 6 करोड़ तक का माल सप्लाई किया है वही इस टेंडर को बिड कर सकते हैं, वही इसे फाइल कर सकते हैं. इससे इमीडिएटली बहुत सारे कॉम्पिटेंट बिडर्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, आउट ऑफ स्टेट सप्लायर्स डिस्क्वालीफाई हो गए इंक्लूडिंग दी एपेलेंट विनिश्मा. अब इन्होंने क्या किया, 2025 में रिप्रेजेंटेशंस भेजे, कोई रिस्पांस नहीं मिला. फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 3 रेट पिटिशंस फाइल किए. स्टेट ने कॉरिजेंडम इशू कर दिया और टेंडर में से बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी डिस्प्यूटेड कंडीशंस को रिमूव कर दिया, लेकिन इस कंडीशन 4 को रिटेन रहने दिया. कोर्ट ने कहा कि भाई ये बड़ी नॉर्मल सी कंडीशन है, बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी ये यूज की जाती है. दिस इज टू एंश्योर केपेबल लोकल बिडर्स, है ना. तो नथिंग, it is not discriminatory, it is not irrelevant, it is actually quite fair. ठीक है. एपेलेंट फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. अब कंडीशन मतलब इशू जो है वो यही है कि क्या ऐसी टेंडर की कंडीशन जो कि एलिजिबिलिटी को सिर्फ प्रायर एक्सपीरियंस पे रेस्ट्रिक्ट कर देती है, क्या वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करती है? इज इट अ जस्ट एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन? क्या वो आर्टिकल 14 में जो क्लासिफिकेशन अलाउड है उनके पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर रही है? क्या ये आर्टिकल 19 को वायलेट नहीं कर रही? इज इट नॉट वायलेटिंग राइट टू वर्क? अब सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे, सीधा उन्हीं पर आते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट के पास डिस्क्रेशन है अपने टेंडर्स में टर्म्स और कंडीशंस को सेट करने का, लेकिन ये डिस्क्रेशन अनलिमिटेड नहीं है और आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता. अगर कोई भी कंडीशन आर्बिट्रेरी या डिस्क्रिमिनेटरी है तो जुडिशियल इंटरफेरेंस वारंटेड है.
कोर्ट ने रिटरेट किया डॉक्ट्रिन ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, जहां पे सारे कंपेटिटर्स को इक्वली प्लेस किया जाएगा, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ट्रेड और कॉमर्स में पार्टिसिपेट करने की। और इस डॉक्ट्रिन को डिजाइन ही इसलिए किया गया ताकि स्टेट मार्केट में फेवरेटिज्म ना प्ले करने लगे, आर्टिफिशियल बैरियर्स क्रिएट करके फेवरेटिज्म ना हो। इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए ही इस डॉक्ट्रिन को क्रिएट किया गया था, और इस डॉक्ट्रिन को ओवरराइड करके स्टेट एग्जैक्टली वही कर रही है। ठीक है, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी विच इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19 का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है टेंडर का? इस तरह के जो टेंडर्स गवर्नमेंट रिलीज करती है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई क्वालिटी स्पोर्ट्स किट आए और बेस्ट प्राइस पे मिल जाए। यहाँ पे जो कंडीशन जो आप दिखा रहे हैं कि भाई जो 3 साल में 6 करोड़ का माल सप्लाई कर चुके हैं, ये कंडीशन है जिसके बेसिस पे आप छांट रहे हैं, मतलब एलिजिबिलिटी के इस पैमाने को रख के आप एलिजिबल बिडर्स को आप शेफ आउट कर रहे हैं। क्या आपका ऑब्जेक्टिव उस शेफिंग से मैच हो रहा है? जब भी क्लासिफिकेशन को आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल्स के साथ उनके कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज किया जाता है कि वो फेयर है या नहीं, तो यही देखा जाता है कि भाई आपने जो कंडीशन लगाई, क्या उस कंडीशन से आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा था, है ना। जैसे आपने एक समाज के लोअर दर्जे को एक प्रिविलेज देने का फैसला लिया ताकि आप उन्हें मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना सकें। गरीब बच्चा जो है वो उस एजुकेशन, वो उस एक्सपोजर को अवेल नहीं कर पाता, जो कि एक सही परवरिश लेता हुआ बच्चा कर सकता है। वो उसके स्कूल्स अलग है, उसकी किताबें अलग है, उसके पास गाइडेंस नहीं है, तो उस बच्चे से आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो उस अच्छे समृद्ध परिवार के बच्चे के साथ कंपीट कर सके? बिल्कुल नहीं कर सकेगा। तो आप उसे उसी मार्क्स की उम्मीद में नहीं लगा सकते। उस सिचुएशन में आप उसे उसी की सिचुएशन के हिसाब से, उसकी परवरिश, उसके रिसोर्सेज, उसकी कंडीशन के हिसाब से एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और उसे कम मार्क्स पे भी एडमिशन दे देंगे, वो बच्चा कॉलेज पहुंच जाएगा। ये है क्लासिफिकेशन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप उन बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके ताकि गरीबी को जड़ से खत्म किया जा सके, डिस्क्रिमिनेशन को जड़ से हटाया जा सके। अब यही बच्चा कॉलेज पहुंच जाएगा तो ये अपने बच्चों को भी कॉलेज पढ़ाएगा, इसको अच्छी नौकरी मिलेगी, तो जो हार्डशिप्स इसने झेली इसकी फ्यूचर की प्रोजेनी, इसका परिवार नहीं झेलेगा। सुधार दिया समाज भी और परिवार भी। ये ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने क्या किया? रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, एक प्रिविलेज दी, अफर्मेटिव एक्शन लिया। ये दोनों मैच करते हैं, लेकिन यहां किस तरह से मैच हो रहा है? देयर इज नो मैच। एक कंपनी जिसका बिहार, दिल्ली, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में एक्सीलेंट रिकॉर्ड है, वो क्या छत्तीसगढ़ में डिलीवर नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। इस रेस्ट्रिक्शन से बिडर का जो पूल है वो नैरो हो जाता है। आप प्राइसेस को ड्राइव कर देते हैं, कार्टेलाइजेशन को एनकरेज कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो एक वैलिड रेलेवेंट कंडीशन है, आर्टिकल 14 को सेटिस्फाई करती है। कैसे कर देती है? अगर आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो पब्लिक एक्सचेकर के साथ, मतलब इट मस्ट सर्व द पब्लिक एक्सचेकर, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, दैट इज द कंडीशन। अगर पार्टिसिपेशन वाइड होगा, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन वाइड होगा उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा, उतनी ही बेटर क्वालिटी होगी और उतने ही कम दाम होंगे। सोचने वाली बात है। अगर आप आर्टिफिशियल बैरियर्स लगा देंगे तो इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फेवरेटिज्म बढ़ जाएगा और कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे समाज का भला कैसे हो रहा है? पब्लिक एक्सचेकर का भला कैसे हो रहा है? अब स्टेट का आर्ग्यूमेंट था कि भाई नक्सल एरिया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स नक्सलवाद से अफेक्टेड है। अब क्योंकि स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के ही जो बिडर्स हैं उनकी एक फेमिलियरिटी है, तो वो बेटर सर्व कर पाएंगे टेंडर को। तो कोर्ट ने इसको सॉलिड रीजनिंग के साथ रिजेक्ट किया कि टेंडर स्पोर्ट्स किट का है, किसी डिफेंस या सिक्योरिटी गुड का नहीं है। सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे नक्सलिज्म अफेक्ट कर रहा है, और उस कंडीशन को स्टेट वाइड अफेक्ट नहीं किया जा सकता। देयर वर जस्ट वेरी पिन पॉइंटेड लोकेशंस जहां पे इस तरह की कंडीशन है, और उस कंडीशन को ध्यान में रख के बहुत इफेक्टिवली टेंडर को फुलफिल किया जा सकता है। इट डजंट हैव टू बी अ लोकल बिडर, इट कैन बी एनीवन आउटसाइड द स्टेट। इवन नॉन लोकल बिडर्स जो है वो लोकल लॉजिस्टिक्स से टाई अप करके बहुत एफिशिएंटली टेंडर को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग बहुत प्रीटेक्चुअल है और बहुत इरेशनल है। क्या वायलेशन हुआ आर्टिकल 14 और 19 का? कोर्ट ने कहा पूरी तरह से।
Court held that confining eligibility to one state is irrational, disproportionate to the goal of assuring effective delivery. Such restriction cannot be justified as reasonable under Article 19 Clause 6. Court ने कहा that the condition operated as a closed door to outsiders, excluded competent suppliers who may have executed larger contracts in other states for central government, restricted competition and promoted cartelization. कोर्ट रिजेक्टेड स्टेट का जस्टिफिकेशन कि भाई नक्सलवाद है और ये है वो है, ये मैंने आपको बता ही दिया. कोर्ट ने कहा कि कंडीशन से आर्टिकल 14, 19 दोनों अफेक्ट होते हैं. अकॉर्डिंगली कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वॉश कर दिया, टेंडर नोटिस को क्वॉश मतलब कंडीशन चेंज करने का ऑर्डर दिया और सारे रिस्पोंडेंट्स फ्रेश टेंडर्स इशू करें, रिस्पोंडेंट्स फ्रेश टेंडर इशू करें, एप्लीकेंट टेंडर में बिड फाइल करे. ये सब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया. अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1G क्या है आपको पता ही है. Of Constitution grants all citizens the fundamental right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. ये बहुत broad और general nature का right है जिससे individuals अपने मन का business profession choose कर सकते हैं बिना किसी arbitrary restrictions के जो state उन पे लगा देता है. लेकिन ये right absolute नहीं है, ये उन activities या professions तक नहीं पहुंचता जो कि law ने ही prohibit कर रखे हैं. आर्टिकल 19(1)G आर्टिकल 19(6) से सब्जेक्टेड है, मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में वो कंडीशंस दे रखे हैं जो इस राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं. मतलब स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. यही ले रहे थे कि नक्सल बात को ध्यान में रख के हमने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है. इट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. कोर्ट हेल्ड इट इज नॉट. 19 clause 6 also permits the enactment of laws prescribing professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business. अगर नौकरी के efficient exercise के लिए किसी technical professional qualification की जरूरत है तो state उसे necessary deem कर सकता है. ठीक है. Doctrine of level playing field एक बहुत important concept है जो article 19 clause 1 clause G में embodied है. ये रिक्वायर करता है कि सारे कंपेटिटर्स को इक्वली प्लेस किया जाएगा और इन ट्रेड और कॉमर्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी. स्टेट किसी भी तरह से फेवरेटिज्म ना प्रैक्टिस करे, कॉस्ट ना इन्फ्लेट हो जाए, कार्टेलाइजेशन ना हो जाए, किसी आर्टिफिशियल बैरियर को ना क्रिएट कर लिया जाए. ये सब ध्यान में रख के इस डॉक्ट्रिन को क्रिएट किया गया. अब सिटीजन्स के क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? दे कैन नॉट क्लेम अ फंडामेंटल राइट टू होल्ड अ स्पेसिफिक पोस्ट और जॉब ऑफ देयर चॉइस. There is no obligation on the state or any statutory body to make business profitable or provide customers or business opportunities to any person. अगर place of person occupation unlawful है तो आर्टिकल 19 को इन्वोक नहीं किया जा सकता. इलीगल एक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए या अथॉरिटीज को अपने लॉफुली स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को परफॉर्म करने से रोका जाने के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता. मतलब you cannot use it to justify something bad that you are doing or to you cannot even use it to prevent other lawful authority from exercising their power. जैसे इनकम टैक्स की रेड्स वगैरह. सुप्रीम कोर्ट ने इस लेजिस्लेशन को अपहोल्ड किया है which is aimed at social control of private enterprise and allowed restrictions on private activities to align with the directive principles of the state policy, recognizing India's controlled and planned economy. ठीक है, अच्छा केस है. आर्टिकल 14, 19 डायरेक्ट बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का केस है तो आप इसे यूज कीजिए. बहुत लेटेस्ट है ये केस, अक्टूबर का ही है तो इसे नोट जरूर कर लें. इट इज अ सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंसमेंट ऑन आर्टिकल 14 एंड 19, अ वेरी वेरी सब्सटेंशियल जजमेंट. राइट, तो आज के लिए इतना ही. अगले सेशन में मिलेंगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट केसेस के साथ, समझते हुए कि वो क्या है, कैसे यूज किए जा सकते हैं. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.